दोस्तों, एक लड़की की शादी को मात्र 3 दिन बीते थे कि तीसरी रात को भागते हुए अपने ससुराल से अकेले ही अपने मायके आ जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अब जैसे ही उसके माँ बाप उस लड़की की हालत देखते हैं तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देखकर वो घबरा जाते हैं। जो कुछ रिश्तेदार अभी तक शादी से गए नहीं थे वो भी देखते हैं, वो भी घबरा जाते हैं और उससे इस तरीके से आने का कारण पूछते हैं। तो फिर वो जो बताती है उसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों, वो लड़की कहती है कि रात को गैर लोग उसके कमरे में आते हैं और उसी का वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। अब ये सुनने के बाद सारे लोग सन्न रह जाते हैं और उसके बाद तुरंत उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर पूछताछ होती है। और जब जांच होती है तो और भी खतरनाक किस्सा सामने आता है। दोस्तों, एक बहुत ही सनसनीखेज कहानी है। क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की। एक लड़की जिसका नाम अदिति होता है, उसकी शादी फरवरी महीने में एक दिलीप दास नाम के लड़के से होती है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों, सुहाग रात के दिन ही उसका पति बीमार हो जाता है। उसकी सास उससे कहती है कि बहू दरवाजा खोल के रखना। उसे ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो सोचती है ये भी कहने वाली कोई बात है क्या, और उसके बाद वो अपने कमरे में सो जाती है। अपने पति का इंतजार करती है। इंतजार करते करते वो नहीं आता तो वो सो जाती है। लेकिन रात को 3 बजे, जैसा कि उसने कुंडी खोलकर सोई थी, रात को 3 बजे उसे अपने बिस्तर पे कुछ हरकत महसूस होने लगती है। वो सोचती है कि शायद पति आया होगा। लाइट बंद थी इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है, सोने दो। लेकिन सिर्फ इतना ही कहती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कहती, ना ही उसका विरोध करती है और ना ही अगला मान ही रहा था। वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, सुहागरात की जो औपचारिकताएं हैं पति को पूरी कर लेने दो। वो भी थोड़ी एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब वो अपना हाथ इधर उधर घुमाती है और जब हाथ उस चेहरे पर जाता है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसका पति नहीं था, कोई और था। क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जबकि उसके पति के चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं थी। वो चौंक जाती है, कहती है कौन है ये, कौन हो तुम। वो कहता है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे ही भेजा गया है और कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन वो उठ के बैठ जाती है। वो कहती है तुम कौन हो। जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है और फिर वो बेड से उतरकर भागकर बोर्ड के पास जाती है लाइट जलाने के लिए। लेकिन जब तक वो लाइट जलाती तब तक वो शख्स उस कमरे से निकलकर भाग चुका था। अब वो बुरी तरीके से घबरा जाती है। लाइट जलने के बाद देखती है कोई नहीं, फिर इधर उधर देखती है, कमरे में कोई नहीं। फिर वो कुंडी मार लेती है और थर थर कांपने लगती है। सोचती है कौन है, फिर सोचती है शोर मचाऊं, किसको बुलाऊं। लेकिन चूंकि उसकी पहली रात थी तो इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाती और फिर उसके बाद वो अपने बेड पर आ जाती है। सोने की कोशिश करती है लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आती। उसके बाद जब सुबह होती है तो उसका पति जो दिलीप दास था वो कमरे में आता है। वो कहती है कि तुम कहां सो गए थे। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं बगल वाले कमरे में सोया था, रिश्तेदारों के साथ सोया था। वो बोली क्या हो गया था, अभी ठीक हो या अभी भी तबीयत खराब है तुम्हारी। वो बोलता है कि नहीं, अभी भी मैं ठीक नहीं हूं। वो बोलती है ऐसा क्या हो गया था, और तबीयत खराबी थी तो अपने कमरे में सोए, क्या तुम रात को आए नहीं। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं आया, मैं तो अभी आ रहा हूं, क्यों क्या हुआ। अब वो असमंजस में पड़ जाती कि इसको बताऊं या ना बताऊं। फिलहाल वो नहीं बताती है। उससे सवाल जवाब करने लगती है कि तुम यहां पर क्यों नहीं सोए। वो कहता था कि मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हारी भी तबीयत ना खराब हो जाए। तो वो कहती है कोई छुआछूत की बीमारी है क्या तुमको, क्या हुआ है तुम्हें, और मैं समझ नहीं पा रही हूं क्या नौटंकी चल रही है। मुझे बोला गया कुंडी खोल के सोना और उसके बाद तुम आए नहीं। ऐसे भी कौन सी तुम्हारी तबीयत देखने में ठीक ठाक लग रहे हो, क्या चल रहा है यहां पर, मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद उठकर वो जाने लगता है। वो कहती है कहां जा रहे हो। तो कहता है कि रिश्तेदार आए हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनको इधर उधर छोड़ना है। तो अपनी उसकी कोई बहन थी या बुआ थी, उनको वो छोड़ने के लिए बाइक से कहीं जा रहा था। उठ के फिलहाल वो चला जाता है। दिन भर वो बिजी रहता है। सारा दिन कमरे में कई लोग आए गए। उसने नाश्ता किया, खाना खाया, कई लोग उसका मुंह भी देखने आए। लेकिन वो उस शख्स को ढूंढ रही थी कि आखिर वो शख्स कौन था जो रात को कमरे में आया था, क्योंकि उसकी नजरें बस उसी पर टिकी थी, उसी को ढूंढ रही थी। लेकिन ऐसा कोई दिखता नहीं है। अब सारा दिन फिलहाल ऐसे ही निकल गया। लेकिन जब दूसरे दिन वैसा हुआ कि दिलीप दास कहीं और सोने के लिए गया तो फिर अदिति जो है उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो जाती है उसके पास जहां पर वो सोया था और उसके बाद उसे कहती है कि यहां पर क्यों सो रहे हो, चलो अपने कमरे में सो।
वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या आपको खा जाऊंगी या आपके साथ में क्या करूंगी, आप चलो अपने कमरे में सो। अब सारी जो औरतें थीं, दो चार औरतें वो आ जाती हैं, उसकी सास आ जाती है। वो कहते हैं कि इतनी बेशरम दुल्हन तो नहीं देखी कि जो खींच कर अपने पति को अपने कमरे में ले जा रही हो। तो अदिति का पारा इतना सुनते ही गर्म हो जाता है। वो कहती है कि मैंने भी ऐसा घर नहीं देखा कि पराई लड़की को अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए मरने के लिए, और पता नहीं कौन आए क्या करे, कुछ किसी को खबर नहीं है। हालांकि वो ये नहीं कहती कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इशारों इशारों में बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कमरे में आने के लिए तैयार नहीं था। अदिति उसे कहती है नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं अकेले सोऊंगी क्या। फिलहाल उसकी सास कहती है ठीक है ये जा रहा है सोएगा, लेकिन इसको तुम परेशान मत करना, और इसकी तबीयत खराब है। अब अदिति कहती है तबीयत खराब है लेकिन देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, ऐसी तो कोई तबीयत खराब नहीं है, और क्या चल रहा है ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। फिलहाल जब वो लोग सोचते हैं कि बहुत बवाल हो जाएगा, तो फिर दिलीप दास को उसके कमरे में भेज देते हैं, और जैसे वो कमरे में जाती है तो कुंडी लगाकर उसके बाद उसका क्लास लेने लगती है कि हाँ बताओ क्या बात है, क्या नौटंकी चल रही है, देखने में तुम ठीक ठाक लग रहे हो और मैं समझ नहीं पा रही हूं क्या ऐसी कमी रह गई है कि जिसका तुम लोग बदला ले रहे हो। दिलीप दास जो है वो सर झुकाए कुछ बोलता नहीं है। फिर वो उसके बाद बोल चाल के अपना सो जाती है, और उसके बाद दिलीप दास भी बगल में सो जाता है। वो सोचती है कि कुछ ये पहल करेगा अपनी तरफ से, लेकिन वो दूसरी तरफ फिर करवट बदल लेता है, चद्दर ओढ़ लेता है। फिर वो सोचती है कि चलो मैं ही बात करती हूं, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। जैसे उसके पास आती है तो वो उससे दूर भागने लगता है। वो कहती है कि क्या है ये, और दूर तुम क्यों भाग रहे हो। तो दिलीप दास कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। वो हैरान हो जाती है, बोलती है क्यों, किसी और से प्यार करते हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ, और उसके बाद एक लड़के का नाम बताता है जिसका नाम चार्ली होता है। दोस्तों वो एक समलैंगिक था, गे था, जो कि चार्ली नाम के लड़के से जो है उसका संपर्क था। कोलकाता में 3-4 सालों से काम कर रहा था और तभी से उससे संपर्क था। अब जैसे अदिति ये बात सुनती है तो उसे दिलीप दास से एकदम नफरत हो जाती है, अपना आपा खो देती है। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, लेकिन वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं, और तुम्हारा भी अगर कोई बॉयफ्रेंड है या कोई और है तो तुम मुझसे रिलेशन अपना बना सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या यहां भी तुम जिससे मर्जी अपना रिलेशन बना सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो, यहां तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मैं तुम्हें रुपया पैसा सब कुछ देता रहूंगा, लेकिन मैं किसी और का हूं, मेरा कोई और पार्टनर है। अब जब ये सुनती है कि मैं किसी और के साथ यहां पर रह सकती हूं, या फिर कोई बॉयफ्रेंड है उसके साथ अपना मैं जो है रिलेशन रख सकती हूं, तो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। कहती है दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, मैं सिर्फ इसीलिए आई हूं और धोखा किए हो तुम लोग, अब तुम मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो। दिलीप दास जो है कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से हंगामा खड़ी कर देती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर सारे लोग कमरे में आ जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं क्या हुआ, तो फिर वो कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम लोगों ने धोखा किया है, मैं तुम लोगों को किसी को छोड़ूंगी नहीं, यहां से जाने के बाद देख लेना मैं क्या करूंगी सब लोगों के साथ। उसके बाद जो है दिलीप दास जो था वो कहता है कि देख लिया, मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरी शादी मत करो, और मैं अपने पार्टनर के साथ ही खुश था, लेकिन तुम लोग माने नहीं, तुम लोग बोले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अब यही देख लो, संभालो इसको। उसकी माँ दिलीप दास के ऊपर बिगड़ जाती है, उसका बाप भी बिगड़ जाता है। कहते तेरी भलाई के लिए किया था, लेकिन तू ही नालायक है, निकम्मा है, नाक कटाने पे लगा हुआ है। लेकिन अब वो कहती है मुझे यहां नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तभी वो शख्स आता है कमरे में जो कि दाढ़ी वाला था, वो उसी का देवर होता है, उसका छोटा भाई दिलीप दास का, उसका नाम राजीव होता है। वो उसे देखती है तो देखते ही समझ जाती है, उसके मन में पहले से शंका था कि यही होगा, लेकिन फिर जैसे उसको देखती है तो समझ जाती है कि ये वही है। अब सबके सामने वो बोल देना चाहती थी कि ये आया था और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ बोलती नहीं है। वो सोचती है कि देखो इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे ही वो आता है राजीव, वैसे ही सारे लोग कमरे से चले जाते हैं, वहां से दिलीप दास भी चला जाता है। फिर राजीव जो है बिना बताए उसके बगल में बैठ जाता है। वो कहता है भाभी देखो ऐसा है कि इनकी कहानी कुछ अलग है, और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं, सब लोग राजी हैं, और मैं जो है तुम्हें अपने पास रखूंगा,
तुम मुझसे रिश्ता रखो और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। अब अदिति ये बात सुन के और हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है, तुम ही आए थे क्या कमरे में कल? तो वो हंसने लगा, बोला हाँ मैं ही आया था, लेकिन तुम चिल्लाने लगी तो मैं भाग गया। वो बोला क्यों आए थे? फिर वो सारी कहानी बताता है, जिसके मुताबिक जो दिलीप दास था 3-4 सालों से उसका चार्ली से संपर्क था। उसने अपने परिवार वालों को साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा पार्टनर है। लेकिन परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव उस पर डालते हैं तो वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब शादी की डेट पड़ गई, शादी एकदम नजदीक आ गई, 2-3 दिन शादी में रह गए, तो फिर चार्ली आ जाता है और उसके बाद आकर वो वहां पर ड्रामा करने लगता है। वो कहता है शादी करेगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब दिलीप दास जिसके साथ जबरदस्ती करके शादी तो हो रही थी, जब वो चार्ली को इस तरीके से देखता है तो वो सीधा मुकर जाता है, कहता है मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन शादी जो है एकदम 2 ही 3 दिन बचे थे, तो ये लोग सोचते हैं चलो ठीक है शादी करके लाते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, क्या पता दिलीप दास जो है वो सुधर ही जाए। लेकिन जब शादी करके लाते हैं तो दिलीप दास में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जो है वैसे के वैसे ही रहता है। फिर सारे लोग कहते हैं कि किसी तरीके से राजू के साथ इसको सेट कर दो और मामला सेट हो जाएगा। तो ये कहानी राजू उसको बताता है। अब वो सोचती है कि ये लोग इतने गिरे मानसिकता के लोग हैं, वो सोचते हैं इन लोगों के चंगुल से कैसे निकला जाए। फिर वो राजू से कहती है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 1 दिन का मौका दो, 1-2 दिन का मौका दो, मैं अपने परिवार वालों से पूछ लूंगी और मुझे जो है कोई फोन दे दो, मैं उनसे बात करके और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि उसके पास फोन था नहीं, तो अब ये लोग उसे फोन भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद कहते हैं ठीक है कल तुम्हारी बात करवा देंगे। और उसके बाद राजू जो है वो वहीं पर सोने लगता है। वो कहती है कि यहां पर क्यों सो रहे हो? बोलता है क्योंकि अब बात हो गई, मैं तो यहीं पर रहूंगा। वो कहती है कि नहीं, अभी मैंने कहा मैं परिवार वाले से पूछ लेती हूं और उसके बाद फिर कोई मैं फैसला लूंगी, तो इसीलिए तुम बाहर जाओ। वो उसे जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती वहां से निकाल देती है। वो कमरे से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो कुंडी लगा के अपना सो जाती है। लेकिन जब अगला दिन हुआ तो सुबह सुबह जो दिलीप दास था अपने परिवार वालों को अपना फैसला सुना देता है कि मैं जा रहा हूं चार्ली के पास और मुझे यहां पर रहना ही नहीं है। वो दोस्तों चला जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। और इधर जो राजू था वो दिन भर कमरे में आता रहा, पूछता रहा कि क्या हुआ, क्या फैसला लिया तुमने, क्या बात हुई। वो बोला कि फोन दे दो, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करनी है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले तुम अपना फैसला सुनाओ कि तुम क्या जान चाहती हो। उसके बाद वो कहती है, जब समझ जाती है कि ऐसे ये बात नहीं कराएगा, तो वो कहती है ठीक है मैंने फैसला ले लिया है, मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूं। अब वो फिर भी फोन नहीं देता। वो कहता ठीक है जब तुम राजी हो तो फिर और कोई क्या करेगा, मेरे घर वाले भी राजी हैं, तो माँ बाप से बात करने की क्या जरूरत है। अब दोस्तों जब शाम हुई तो अदिति का जो ससुर था वो कमरे में आ जाता है। वो अदिति से पूछता है कि बहू क्या सोचा तुमने। वो कहती है मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझे मेरे घर पे भिजवा दो, मुझे यहां पर नहीं रहना। वो कहता है कि अब ये रिश्ता इतने आसानी से खत्म होगा नहीं, तुम कितना भी छटपटा लो, तुम्हें यहीं पर रहना है, और वो ना सही तो कम से कम एक बेटा है उसके साथ रहना पड़ेगा। अब वो जो है रोने लगती है, कहती है कि अपने बेटे को तो तुम मना नहीं पाए, उसको तो तुम सुधार नहीं पाए, और मुझे तुम जबरदस्ती रखोगे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो भी धमकाता है कि यहां पर रिश्ते बनाने वाले बहुत से लोग हैं, सोच लेना, तमीज से रहो और यहीं पर तुम्हें रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। लेकिन जो राजीव था उसके मन में बहुत ही खतरनाक खिचड़ी पक रही थी। उसकी प्लानिंग वो सुबह से ही कर रखा था, जिसके तहत जब वो जाती है नहाने के लिए बाथरूम में तो एक कैमरा लगा देता है, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर उसके बाद वो शाम को पूरी तैयारी करके परफ्यूम वगैरह मार के कमरे में आता है, बेड पर बैठ जाता है, कुंडी भी लगा देता है। अदिति कहती है कि तुम यहां पर क्यों बैठ रहे हो? तो वो बोलता है कि क्या फैसला लिया तुमने, अब तुम बताओ। वो बोलती है कि मैंने फैसला ले लिया है, मुझे यहां नहीं रहना, इस परिवार में नहीं रहना, मैं अपने घर जाऊंगी। लेकिन फिर वो कहता है कि बैठो तो मैं एक चीज दिखाता हूं। अब वो मोबाइल में उसी का वो वीडियो दिखाने लगता है। वो रोने लगती है, हाथ जोड़ती है, कहती है इसे डिलीट कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो। लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अब अदिति सोचती है कि लोगों से इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। वो कहती है चलो ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, और तुम इसे डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी।
मैंने सोच समझ लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन वो कहता है कि ये वीडियो मैं तभी डिलीट करूंगा जब हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे, यानी कि जब हमारा रिलेशन बन जाएगा। अब अदिति जो है वो कहती है ठीक है, लेकिन अभी मेरी फिलहाल तबीयत खराब है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, 2 दिन के लिए मुझे और मौका दे दो, आज के लिए मुझे माफ कर दो। वो बहुत कहती है, रिक्वेस्ट करती है। पहले तो राजू नहीं मान रहा था, लेकिन हाल फिलहाल वो मान जाता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि अब अदिति जो है वो काबू में है, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन फिलहाल वो वहीं पर रहता है, वहीं पर सो जाता है और अपना मोबाइल कहीं और छुपा देता है जिसमें कि वो वीडियो था। अब वो बगल में लेटकर बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े सपने देखता है। लेकिन अदिति जो है उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जब रात गहरी हो गई तो बातें करते करते राजू सो जाता है। अदिति जो है वो उठती है, उसका तो मन करा कि यहीं पर इसका गला दबा दूं, लेकिन फिलहाल उसे वहां से निकलना था। उसके बाद धीरे से वहां से निकलती है, वहां से भागती है और करीब 9 किलोमीटर वहां से जब वो पहुंच जाती है आगे, आधी रात को, अंधेरी रात में किसी तरीके से, तब जाकर यहां पर इन लोगों को शायद पता चलता है कि वो तो चली गई। अब इधर ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं और फिर इधर उधर निकलते हैं ढूंढने के लिए। लेकिन अदिति जो है उसे एक बाइक वाला मिल जाता है इत्तेफाक से, तो उससे वो हाथ पैर जोड़ती है, कहती भैया मैं ऐसी सी मुसीबत में हूं, मुझे तुम मेरे मायके पहुंचा दो किसी तरीके से। वहां से भी उसका घर 30-35 किलोमीटर था, ससुराल से उसका घर 40-45 किलोमीटर था। तो वो उसे बाइक पर बिठाता है और मौके की नजाकत को समझता है, उसे वो उसके मायके छोड़ देता है। लेकिन घर के पास ही छोड़कर वो भाग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अभी थाना पुलिस होगा तो इसमें बीच में क्यों फंसना। फिलहाल उसने अदिति को बचाकर वहां पर ले जाकर छोड़ दिया। अब जब अदिति को उसके घर वाले देखे तो हैरान हो गए। जब सारा कारण पूछे तो सारी कहानी वो रो रो के बताने लगी। उसके बाद वो लोग तुरंत उसको लेकर पुलिस थाने जाते हैं और जहां पर जब पुलिस सुनती है मामला, तो मामला बहुत संगीन था, कार्रवाई करती है। अब एक दिन वो छानबीन में लगा देती है, दूसरे दिन वो जाकर उसके ससुराल के 5 लोगों को हिरासत में लेती है। अब वो लोग जो है दिलीप दास को भी बुलवा लेते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं कि हम लोग फंस जाएंगे, वरना तू जो है आकर इसको एक्सेप्ट कर और बोल दे कि मैं मजाक कर रहा था और मैं इसके साथ ही रहूंगा। दिलीप दास वही बोलता है जब उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। कहता है कि मैं जो है और मजाक कर रहा था, मैं कोई समलैंगिक नहीं हूं, मेरा और अदिति का पति पत्नी का रिश्ता है, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूं। लेकिन अदिति तैयार नहीं हुई, अदिति के घर वाले तैयार नहीं हुए। जैसे ही ये सारी बातें हो रही थी, उधर से चार्ली आ जाता है। चार्ली जो है वो कहता है कि ये परिवार वालों के दबाव में आकर ये सब कह रहा है। वहां पर बहुत हंगामा होता है। इधर अदिति कहती है मैं कभी भी इस घर में नहीं जाऊंगी और मुझे एफआईआर करवाना है इन लोगों के ऊपर। फिलहाल यही होता है कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर होता है, कई गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। पुलिस वाले जब चार्ली से पूछते हैं तो चार्ली कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। जैसे इसको वहां से बुलाया गया कि आओ यहां पर मामला ऐसा हो गया है, तुम अगर नहीं आओगे तो हम लोग फंस जाएंगे, तैसे ही दिलीप दास चार्ली से कहता है भाई तू भी पीछे चल और जैसे ही मैं पुलिस के सामने कुछ कहूंगा तो तू बीच में आ जाना। तो इस तरीके से हम दोनों जो है एक साथ हो लेंगे। तो इस तरीके से ये सब चला। अब दोस्तों इस तरीके से एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई, लेकिन इसमें गलती किसकी थी? क्या दिलीप दास की थी या उसके माँ बाप की थी या फिर अदिति के घर वालों की थी? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें गलती किसकी है और ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों ये रही कहानी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।